हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेकंड लेक्चर में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन के बारे में। इसका प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है, या तो फिर आपने कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा हो, थोड़ी बहुत तो जानकारी हो ही। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगेन यहाँ पे ब्लैक स्पॉट फिर से है, ब्राइट स्पॉट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बहुत आसान सा लेक्चर होने वाला है। इसमें आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे। क्लास 10th में आपने जो एक लाइन पढ़ी थी, रटी थी, उसका आज एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। तो तैयार हो जाइएगा। पहला जो पॉइंट है, पहला जो हेडिंग है आपका, वो होगा नॉमेनक्लेचर में। क्लास 9th का रिलेशन है। तो नॉमेनक्लेचर में क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको HCl लिखना है तो आप क्या करते हो, पहले H लिखते हो, है ना, पहले ये Cl लिखते हो। आप चाहे एग्जांपल ले लो NaCl का, चाहे आप ले लो HF का, चाहे आप ले लो H2SO4 का, चाहे आप ले लो AlCl3 का, एंड मेनी मोर, है ना। तो अगर आप इन सबको ध्यान से देखो और मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए इन सारे एग्जांपल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, तो आप बोलोगे है। आप बोलते हो कि क्लोरीन नेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। आप बोलते हो Na पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है। आप बोलते हो फ्लोरीन नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होते हैं, यानी ये नेगेटिव वाला पोर्शन है और ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इन सबको देख के आपको कुछ पता चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं इनकी बात ना करूँ क्योंकि ये तो कंपाउंड आ गए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन सब की, तो आपको क्या दिख रहा है, क्या नेगेटिव वाले बाद में आ रहे हैं? और नेगेटिव किस पे आता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, है ना। तो आप ध्यान से देखो कि अगर हम नॉमेनक्लेचर में देखें तो हमको सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पॉजिटिव या कैटायन से। या ऐसा देखिए कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ए और बी है, तो और इनमें से अगर मैं ए को पहले लिख रहा हूँ, बी को बाद में लिख रहा हूँ, तो ये बात कन्फर्म है कि जो बी है वो मोर EN होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बी की है वो ज़्यादा होगी ए के कंपेरिजन में। ठीक है। अब जैसे कि आप शुरू करते हैं नामकरण करना नॉमेनक्लेचर में। NaCl हो गया। अब NaCl में Cl जो है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो Cl है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या लिखते हो, सोडियम जो कि Na का नाम है, फिर बाद में क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन नहीं लिखते, आप क्लोराइड लिखते हो। तो यहाँ पे जो सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, क्या रीज़न है, आप ध्यान से सुनो। तो ये है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसे हम बाद में लिखते हैं, और उसके साथ हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं आइड। क्या ऐड करते हैं? सफिक्स आइड। जैसे आपके पास HCl आ गया था तो क्या बोलते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड। आपके पास HF आ जाए, अब बोलते हो हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है। बाकी ये तो आयंस हैं, इनका कैसे करोगे, इनके बारे में नहीं कर सकते हम लोग ना। हाँ, अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस वाले केस आपको मिल सकते हैं, जैसे कि आपके पास NH3 है, तो NH3 में N के ऊपर निगेटिव आता है और H के ऊपर पॉजिटिव आता है। तो ये एक्सेप्शन है, मतलब इनको बदला नहीं जा सकता, है ना। H3N अब प्रचलन में नहीं है क्योंकि जो NH3 है वो बहुत पुराने से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, तो NH3 को H3N लिखना वो सही नहीं है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं तो एक्सेप्शन रहेगा ही। रीज़न क्या है? रीज़न वही है कि भैया प्रचलन में नहीं है H3N, NH3 है। अगर आज के 10-20 साल बाद आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले एप्लीकेशन की, जिसका नाम है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताना, है ना। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को बता सकते हैं, यानी उसके ऑर्डर को बता सकते हैं। तो दूसरा आपका रहेगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे आप बताते हो? देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यानी जो NMC है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कहने का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की ज़्यादा होगी तो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो कम होगा। और एक तरीके से आप और समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सॉरी जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है NMC जो है, नॉन
मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एलिमेंट है उसका मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा तो क्या उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा? उतना ही कम होगा। तो आपने मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ ही लिया है, तो उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर किसका होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का होगा। या हम लोग यहाँ पे ई एन के बेस पे बता देते हैं। वो क्या है, आप पढ़े हो, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि यहाँ से यहाँ जाने पे ई एन की वैल्यू बढ़ती है और यहाँ से यहाँ जाने पे ई एन की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ पहुँचो आप, सबसे लास्ट में 1 आएगा आपका 18 आएगा। तो आप ध्यान से सुनो, यहाँ से यहाँ जाने पे नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो बढ़ेगा और यहाँ से यहाँ डाउन द ग्रुप जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। समझ आ रहा है? तो जैसे अगर मैं लिखने को बोलूँ सोडियम ऐसे लिखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों में मैं बोलूँ कि आप मुझे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताओ, ये सॉरी ऑर्डर बता दो, तो आप बोलेंगे सर तीनों मेटल है। तो तीनों मेटल है, कोई दिक्कत नहीं ना, हमको इनमें ऑर्डर बताना। मैं बोल रहा हूँ कि ये मेटल है नहीं, नॉन मेटल का ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर क्या होगा? ये देखो सबसे ज़्यादा होगा किसका? एल आई का, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, फिर एन ए का, फिर के का। बस ये ऑर्डर बहुत आसान है। देखो शुरू होते खत्म हो गया, ये भी खत्म था, ये भी खत्म था। तो नोट कर लो, क्या याद करना है कि नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएगा। ऑर्डर यहाँ पे है, मतलब जो भी जनरल ट्रेंड है वो यहाँ पे है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? बताओ। चलिए अगला अपने पास जो है एप्लीकेशन वो है बॉन्ड पोलैरिटी। अच्छा, बॉन्ड पोलैरिटी के बाद ही अपना आयनिक कैरेक्टर भी आ जाता है। तो जो अपना तीसरा है वो है बॉन्ड पोलैरिटी। ये कैसे है? बॉन्ड में पोलैरिटी मतलब क्या होता है कि अब देखो, थोड़ा बहुत आप पोलैरिटी के बारे में आगे जानोगे, थोड़ा सा भी बता रहे हैं। आप समझो कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा बॉन्ड में पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि आप ए और बी वाला याद है, पहला लेक्चर ए बी करते थे, फिर बी के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और ए के ऊपर डेल्टा प्लस कब करते थे? जब ई एन ऑफ ए जो है वो कम होता था ई एन ऑफ बी से, तभी तो ये चीज़ करते थे। अब पोलैरिटी को कैसे डिफाइन किया भैया? यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है जितना ज़्यादा होगा, है ना, इसको एकदम तगड़ा बना दो, और उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी होगी। चार्ज जो प्रेजेंट है जितना ज़्यादा होगा उसी के बेसिस पे हम लोग बॉन्ड की पोलैरिटी को बताते हैं। समझ आता है? चलो अब आप ये बताओ, उसी लेक्चर में आपको बताया गया था कि भैया बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा ई एन की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा तो क्या चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा? यहाँ पे चार्ज मतलब ये जो अपने पास पार्शियल चार्ज है उसकी वैल्यू हो रही, उसकी बात हो रही है। तो डेल्टा ई एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा, चार्ज उतना ही ज़्यादा, और चार्ज जितना ज़्यादा होगा क्या बॉन्ड में पोलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी? समझ आया कि नहीं आया? कि भैया देखो, जितना ज़्यादा डेल्टा ई एन होगा चार्ज उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगा। समझ आ रहा है? अच्छा, यहीं से हम बात करते हैं कि आपने एक और बॉन्ड पढ़ा था, वो होता है आयोनिक बॉन्ड। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में जो बॉन्ड बनता है वो आयंस के बीच में बनता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी की जो डेल्टा ई है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या उनके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या बॉन्ड पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी? और अगर चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो क्या जो उसमें आयनिक कैरेक्टर है, आपका जो बॉन्ड है ए और बी का, वो तो कोवेलेंट है क्या? पर चार्ज के इंड्यूस होने की वजह से या पार्शियल चार्ज के डेवलप हो जाने की वजह से क्या इन बॉन्ड के बीच में आयनिक कैरेक्टर आ जा रहा है? आ जा रहा है। यानी अगर आप देखो, यहीं पे मैं बोल दूं कि डेल्टा ई एन, यहीं पे तो अगली हेडिंग डाल दो कि भैया परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, यहीं पे लिख दो। चलो अगली हेडिंग डाल देते हैं 4th% में, परसेंटेज, क्योंकि ये अलग पढ़ाया जाता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। मतलब कोई बॉन्ड है, पहले तो आप समझ लो, आगे मतलब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया भी जाएगा, पर अभी से आप जान लो कि कोई भी बॉन्ड जो होता है वो 100% ना तो कोवेलेंट होता है और ना ही 100% आयनिक होता है। ठीक है? तो कहीं ना कहीं से कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें आयनिक कैरेक्टर आएगा, और कोई भी आयनिक बॉन्ड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा ही। तो अगर अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहाँ पे हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं, और अगर आयनिक बॉन्ड होता है तो वहाँ पे हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं ना।
तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की हम लोग बात करते हैं, और इसी बेसिस पे हमारा ऑर्गेनिक में भी ढेर सारी रिएक्शंस होती हैं स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, रिएक्टिविटी को बताने के लिए। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो अपने पास फॉर्मूला है वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसको देख लो कि जो परसेंटेज आईसी बताने का तरीका है वो ये है कि डेल्टा ई एन इंटू 16 होता है प्लस में 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर होता है। ये आपको याद नहीं करना है ना, डोंट लर्न इट, ये आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, बस ये आपको फील करने के लिए बताएगी, डोंट लर्न, है ना। तो याद नहीं करना है तो क्या करना है, बस आपको फील दिला रहा हूँ। क्या यहाँ पे कहीं पे भी कोई नेगेटिव साइन आ रहा है? नहीं है। तो यानी डेल्टा ई एन जितना ज़्यादा होगा, क्या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, वही तो होगा, और वही तो समझा रहा था मैं यहाँ पे। तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो यहीं पे, यहीं से इसको मिटा देते हैं कि जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा ई एन के, यानी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। क्लियर है? और ये उतना ही कम होगा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा दो एलिमेंट का। भाई देखो, डेल्टा ई एन कम होगा, चार्ज कम डेवलप होगा, चार्ज कम डेवलप होगा तो आपको बॉन्ड जो है, जो आयनिक कैरेक्टर थोड़ा कम शो करेगा, क्योंकि चार्ज की ही वजह से तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। समझ आ रही बात? तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इतना को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की। पर इतना वीडियो को पॉज करो, नोट करो, इसको हो गया। चलिए हम ऐसे ही अगले एप्लीकेशन की बात करते हैं जो हमें बताता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। चलिए बहुत आसान है, पहले मिटा दो, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट क्या रुकना है, तुरंत मिट गया लो, बात तो मैंने मिटा लिया। तो हम लोग बात करते हैं, आपको जो अगला पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। किसकी बात करते हैं? बॉन्ड लेंथ इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। म्यूट कर देंगे इसको। चलिए, तो बॉन्ड लेंथ इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो कैसे इसको देखते हैं? आपने ये पढ़ा था कि ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, और इनके बीच का आपने डिस्टेंस देखा था, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये आर है होगा, पर हमको ये पता नहीं होता, हमको पता होता है इनके बीच का ये डिस्टेंस। और हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ये डी ए है, और जो आर ए होगा वो बराबर होगा डी ए बाई 2 के। ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो अपने पास बी वाला था, ये आपके बी वाले हैं, तो बी वाले में हमको क्या पता रहेगा? बी और बी के बीच की डिस्टेंस, तो ये डी बी है, और ये भी बी है, ये भी बी है, इनके बीच का हमको क्या निकालना है? पहले आपको बी की रेडियस निकालनी है, तो कैसे निकालते थे? डी बी बाई 2 करके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ ए और बी ने, यहाँ पे ए और ए के बीच में था, यहाँ पे ए और बी के बीच में था, दोनों अलग अलग एटम। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया। किन के बीच में बॉन्ड बन गया? ए और बी के बीच में अब बॉन्ड बन चुका है। अच्छा, अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो पहले ये बताओ, क्या दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा? अगर होगा तो क्या दोनों एक दूसरे में घुस जाएंगे? ऑब्वियस बात है, घुसेंगे। तो जो ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा था, ये आपका ए वाला है, ये आपका बी वाला है, और यहाँ पे ये ए का न्यूक्लियस है, ये बी का न्यूक्लियस है। हमको अगेन ये पता होगा, तो डी ए बी पता है। हमको निकालना है इनके बीच के बॉन्ड लेंथ। अब ये कैसे निकालेंगे? एक्चुअल में देखा जाए तो अब देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आर ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आर बी है। अब अगर हम काउंट करेंगे तो एक बार तो हमको ये घटाना पड़ेगा। तो डी ए बी का फॉर्मूला क्या है? तो डी ए बी का फॉर्मूला बहुत आसान है, डी ए बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस में 0.09 डेल्टा ई एन, ये होता है आपका फॉर्मूला। ये डी ए बी आर ए प्लस आर बी इंटू 0.09 डेल्टा ई एन। समझ आया इनको क्यों मतलब माइनस किया गया?
माइनस इसलिए किया गया क्योंकि ये जो ए और बी के बीच में ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया, और 2 बार काउंट करने में एक बार तो माइनस करना पड़ेगा। अब एक बार माइनस करोगे तो ये कैसे आएगा, तो आर ए यहाँ से मिलेगा, आर बी यहाँ से मिलेगा, डेल्टा ये आपको दिया रहेगा, बस आपको कैलकुलेट करने लेना है, पूछता नहीं है, बस इतना जान ली बहुत है। ठीक है, कहो देगा सवाल करा दे, करा दे, चलो एक तो कर लो, क्या कर रहे हैं, इसको नोट करो, हो गया नोट, चलो इसी पे एक आप कर लो क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत एकदम निहायत आसान है। ठीक है, आप समझ लो कि मतलब इतना आसान क्वेश्चन पूछता तो है नहीं कभी, पर आप कर लो, आपको थोड़ी सी सुकून मिलेगी, हाँ सुकून मिलेगा। तो जैसे मान लो आपको दे के रखा है, इफ़ करके लिख दे रहा हूँ कि भैया ए की जो वैल्यू है वो है 1.5 एंगस्ट्रॉम, बी का जो वैल्यू है वो है 1.8 एंगस्ट्रॉम। आप देखो ऐसा लिखो, EN ऑफ ए जो है वो है 4.00 और EN ऑफ बी जो है वो है 3.00, और आपसे पूछा फाइंड RAB, आपको बताना है RAB, तो या RAB बताओ या तो DAB बताओ, चलो DAB बता दो, DAB, बस वहाँ से RAB क्या हो जाएगा, DAB/2 कर लेना, D डायमीटर होता है डिस्टेंस। ठीक है, कर लोगे ना, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, चलो इधर देखो कैसे करते हैं, DAB इज इक्वल टू RA, फॉर्मूला तो नीचे लिखा था, चलो कोई दिक्कत नहीं, RA प्लस RB माइनस में 0.09 डेल्टा EN। अब देखो RA की वैल्यू कितनी है, नहीं दिया तो आधा करो इसका, तो 0.75 प्लस RB की वैल्यू 0.9 माइनस 0.09 डेल्टा EN की वैल्यू 4-1 ही आएगा। मैंने जानबूझ के ऐसा डेटा दिया था, जानबूझ के ऐसा डेटा लेने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, स्वाहा। तो आगे ध्यान से देखो, 75 माइनस 0.9, तो 15 में से 9 गया तो बचेगा कितना, 6, और 6 में से 6 तो फिर ये हो जाएगा 0.66 प्लस में है 0.9, ऐड करोगे तो 9 6 15, आपका हो जाएगा 1.56 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि इसका जो ऑर्डर आ रहा है RAB का, या डिस्टेंस जो है वो इन दोनों के बीच में आ रही है, तो आप ध्यान से एक चीज़ लिख सकते हो कि जो DAA, मान लो मैं बोल रहा हूँ DAA छोटा है, उससे बड़ा होगा आपका DAB, और उससे भी बड़ा होगा आपका DBB, ये ऑर्डर हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैंने कंसिडर क्या किया है कि A मॉलिक्यूल जो है वो छोटा है और B मॉलिक्यूल बड़ा है, ये मतलब आप देख सकते हो एक जनरल ऑर्डर है, हमेशा बीच में आएगा कि इन्हीं दोनों से निकल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं के बीच में आने वाला है। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा ओवरकम नहीं कर पाता कि इनको घटा दे नेट में, समझ रहे हो, अरे ऐसे देख लो ना, RB जो है उसमें कुछ तो घटाओगे, कुछ तो घटाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू आएगी वो RB से कम ही आनी है, नहीं समझे, समझाते देखो, ये नहीं समझ आ रहा है, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो DBB है वो क्या है, RB प्लस RB है, और जो आपका DAA है वो आपका RA प्लस RA है, लेकिन जो आपका DAB है वो आपका RA प्लस RB माइनस में 0.09 डेल्टा EN है ना। अब उसमें ये टर्म देखो, RB में सिर्फ ये आ रहा था और ये आ रहा था, और अभी से बात है अगर इससे कंपैरिजन किया जाए तो ये वैल्यू तो वैसे कम है, क्योंकि RA छोटा है RB से, और यहाँ पे 2 बार RB, यहाँ पे एक ही बार RB, तो छोटा आएगा, पक्की बात है। और यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू इससे बड़ी आ रही है, दिख रहा है कि RA में RB ऐड कर रहे हो, तो थोड़ा सा घटा रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहले आप समझ लो इतना थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, आसान क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, बस करा दिए हैं, इतना समझ लो। अब हम लोग बात करने वाले आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मतलब इस लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यही समझो, और क्वेश्चन यहीं से आने हैं, वो सब तो ठीक है भैया, मतलब हमारी मजबूरी है पढ़ाने की, अगर क्वेश्चन कभी आता है तो यहीं से आएगा, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, पहले बोल रहा हूँ, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया होगा, आप देख लो, चलो चेक करके अपनी कॉपी उठा के देख लो, पहले बता रहे हैं। ये क्या है, जब का लास्ट पॉइंट है वो है एसिडिक स्लैश बेसिक स्लैश एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नाम सुना सुना लग रहा है, एम्फोटेरिक, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, दिख रहा है, ठीक है।
दिख रहा है, वहाँ तक दिख रहा है। तो एसिडिक की बेसिक एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड की हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, ये एक चीज़ समझ लो कि अगर हमने हाइड्रोक्साइड के, देखो ऑक्साइड का जो नेचर होगा वही नेचर होगा हाइड्रोक्साइड का, है ना। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होगा वही होगा बराबर के नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड के। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑक्साइड है, MO है, आप उसको पानी में डाल दो तो क्या बनता है, MOH बन गया। अब वो तो कुछ भी बन जाएगा, मतलब ठीक है, यहाँ पे MOH वोल्टाइज या N ले लो, जहाँ पे N जो है वो वैलेंसी हो जाएगी आपकी, इसको भी ऐसा लिख लो कि ये आपका M2ON है, लिख लो, मतलब इन जनरल यही सही है, क्या कर सकते हैं। तो अब देखो, जो नेचर ऑक्साइड का जो नेचर होगा, पानी में डाल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मान लो पानी में डाले, OH का जो नेचर आएगा वही इसका आएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है ना, ये न्यूट्रल है। तो अगर मान लो यहाँ पे ये लिटमस को चेंज कर रहा है या फिनोल्फिलीन को चेंज कर रहा है, तो किस वजह से चेंज कर रहा होगा, क्योंकि आपने वाटर में इसको डाला है, ऐसा आपको पानी दे दिया जाए, पानी में आपका रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है, मान लो रेड को ब्लू कर रहा है, तो आप कैसे बोलोगे कि क्या है, पानी तो करता नहीं है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलाया होगा, भले ही वो कलरलेस है। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि जो आपका ऑक्साइड का नेचर होगा वही हाइड्रोक्साइड का नेचर होगा, ठीक है। अब हम लोग हाइड्रोक्साइड के नेचर और ऑक्साइड के नेचर की बात नोट कर लिया इसको ना, चलो नोट कर लेना इसको। अब हम लोग बात करने वाले, पहले एक जनरल पॉइंट आप लिख लो, ठीक है। अच्छा, जनरल पॉइंट में आप मुझे ये बताना है, क्लास 10th का नॉलेज है, भूल गया होगा तो बहुत मार पड़ेगी। जनरली मैं अगर आपसे पूछूं, क्या पूछूं, मैं ये पूछ लूं कि आपके पास मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स, तो इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। और दूसरा, जनरली नॉन मेटल लिक ऑक्साइड्स आर, नॉन मेटल ऑक्साइड है सर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, तो यहाँ कौन से नेचर होते हैं, ये होते हैं बेसिक नेचर के, है ना, बेसिक, आर बेसिक इन नेचर, है ना, आर बेसिक इन नेचर। और ये किस नेचर के होते हैं, आर एसिडिक इन नेचर। अब क्यों होता है पढ़ेंगे, पर आपने उसको क्लास 10th में पढ़ा था, रटा था कि नहीं रटा था, ये बताओ, रटा था ना। अच्छा, एम्फोटेरिक कौन होता है, वही आपका मेटल वाले कुछ होते हैं ना, वो एम्फोटेरिक हो जाते हैं, वो बेसिक भी शो करते हैं और एसिडिक भी शो करते हैं। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, है ना, एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। इतना आपको पता है, क्लास 10th की नॉलेज ही है ये, आपको पता है। अच्छा, इसको कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके कुछ जो ऑक्साइड्स हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं। एक मिनट में कुछ देख लो, ठीक है। तो कुछ आपके जो ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल के, वो न्यूट्रल भी होते हैं। तो आपका पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा ये है, आपने नोट कर लिया होगा अब तक। अब आप अगला देख लो, कि ऐसा होता क्यों है। देखो ध्यान से पहले सुनो, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जो ऑक्साइड का नेचर होता है वही हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है। तो आप हाइड्रोक्साइड का पढ़ लो, ऑक्साइड का अपने आप आपको आ जाएगा। चलो देखो, मान लो आपके पास एक हाइड्रोक्साइड है, एक एलिमेंट है ए, और उसने बनाया हाइड्रोक्साइड AOH, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना पहले, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ये जो लगा होगा ना, ये ऑक्सीजन से तगड़ा तो हो ही नहीं सकता, पहली बात तो जान लो, ऑक्सीजन से तगड़ा तो हो ही नहीं सकता।
ठीक है, एक आध केस में आप मान लो, लेकिन ऑक्सीजन से तगड़ा नहीं होता। फ्लोरीन को हटा दो तो कोई और तगड़ा नहीं इससे। तो इसके ऊपर जनरली क्या आता है, डेल्टा पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये एक जनरल तरीका है शो करने का AOH का, मतलब ये दिखा के। अब इसमें दो केसेस हैं, आपको दो टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं, दो टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं, तो अपने पास दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, और इसीलिए हमको दो नेचर पढ़ने को मिलता है। पहला क्या है कि पहला ये है कि इफ बॉन्ड, या ऐसे लिखो, इफ O/H बॉन्ड ब्रोकन, कि अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा। देखो, A लिखा था, O लिखा था, H लिखा था, मैं बोल रहा हूँ A और O के AO अलग हो जा रहा है और आपका H अलग हो जाता है। अगर H जाएगा तो कैसे आता है, H प्लस में, तो ये आ जाता है O माइनस में। ठीक है, सुनो ध्यान सुनना, अगर कोई भी H प्लस रिमूव करता है तो वो कौन सा नेचर शो करता है, एसिडिक, क्योंकि H प्लस के जाने की वजह से ही यहाँ पे एसिडिक नेचर आएगा। ठीक है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट है, अभी इसको और डिटेल में जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। पहले इतना चीज़ समझ आ रही है आपके पास। देखो, AOH एक जनरल आपका फॉर्मूला था, उसमें मैंने बोला कि यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड है। पहला जो बॉन्ड है, अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा, तो ये होगा। अगर होता है तो आपको H प्लस रिलीज होगा, H प्लस मिलेगा, और अगर H प्लस मिलता है तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्लियर है बात, जो आपका नेचर होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये बॉन्ड टूटा है क्यों, सुनो, बॉन्ड इसलिए टूटा है क्योंकि आप ऊपर पढ़े कि ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव है, कंडीशन अप्लाइड है कि भैया इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव है। अच्छा, इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आया क्यों, क्योंकि देयर विल बी डेल्टा EN। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है किनके बीच में, ऑक्सीजन और H के बीच में। अच्छा, यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी EN डिफरेंस है किनके बीच में, A और O के बीच में। ये A लिखा है, ठीक है, ये A और O के बीच में है। अगर A और O के बीच में यहाँ पे है, ध्यान से सुनना, मैं बोल दूँ कि एक चीज़ बोला था, याद करो, लाइन याद करो, कि केमिस्ट्री में चार्ज मतलब परेशान। मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है A और O की वो कम है, और O और H के बीच का ज़्यादा है। तो क्या होगा, ध्यान सुनना, इसी को ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूँ A और O के बीच में कम है, तो ये बॉन्ड बना था, ये O था, ये H था, तो H का इलेक्ट्रॉन ये तगड़े से खींचेगी, यहाँ पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। अब यहाँ पे ये इसका हल्का खींच रही, क्यों, क्योंकि इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये यहाँ पे एक एरो लगा दो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दोनों में परेशान कौन है भाई, बॉन्ड दोनों तोड़ेंगे, मौका मिलेगा तो H निकल जाएगा, बस मौका नहीं मिल रहा है। मौका आया तो बताओ कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, जोर से आइए, लाइन में लगे पड़े हो, अगर जोर से आए तो किसको घुसाओगे पहले, भाई जिसको जोर से आइए, प्रायोरिटी दोगे ना भाई, लाइफ में प्रायोरिटी देते हो कि नहीं देते हो, नहीं देते तो देना सीख लो। और तो यहाँ पे भी प्रायोरिटी दोगे कि नहीं दोगे, दोगे ना, तो किसको तोड़ोगे, आप इनको दोगे। भैया आप जाइए पहले, आप तो हमसे ज़्यादा परेशान हो जाओ, समझ आया। तो जब इनको भेज दिए तो इनके बीच का बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड कब टूटेगा, जब डेल्टा EN बिटवीन O और H ज़्यादा हो। क्लियर है बात, समझ आया। देखो शुरुआत में मैंने क्या बोला कि अगर आपका जो हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला ये होता है, हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले में आपके पास दो टाइप के बॉन्ड थे। मैंने पहला केस उठाया कि अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा, तो एसिडिक नेचर शो होगा, बस इतना जान लो। AOH में अगर O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो कौन सा नेचर शो होगा, एसिडिक नेचर शो होगा। समझ आई बात, ठीक है। अब बॉन्ड टूटा, क्यों, बॉन्ड इसलिए टूटा क्योंकि H परेशान था, O से परेशान हो चुका था, वो जाना चाह रहा था। परेशान क्यों था, क्योंकि यहाँ पे O ने इन दोनों को परेशान करके रखा है, पर O ने A को कम परेशान किया है, H को ज़्यादा परेशान किया है। H को मौका मिला, वो छोड़ के चला गया। बात समझ आई, भेजे में घुसी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये बॉन्ड तभी टूटेगा AOH में, O और H के बीच का बॉन्ड तभी टूटेगा, है ना, बॉन्ड विल ब्रेक ओनली व्हेन, है ना, OH बॉन्ड विल ब्रेक ओनली व्हेन डेल्टा EN, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन AO इज लेस देन डेल्टा EN बिटवीन O एंड H। क्लियर है बात। अब एक बात बताना मुझे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो A है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज़्यादा होगी। यहाँ पे इसलिए का क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे ज़्यादा किसकी होगी, A की होगी, तभी तो डिफरेंस कम आ रहा है।
समझे? सुनो, दैट मीन्स है ना, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ई एन ऑफ ए वो ज़्यादा होगा किससे? ई एन ऑफ एच से। ये लाइन समझ आई? देखो यही तो बोल रहा हूँ, आपको 2 नंबर का डिफरेंस लेना है और डिफरेंस कम आ रहा है और 1 नंबर फिक्स है। इसका मतलब जो है, अगर मैं बोल दूँ, ध्यान सुना, मैं बोल दूँ चलो 10 में से आपको माइनस करना है 4 और आप 10 में से माइनस कर रहे हो 6, तो बताओ डिफरेंस किस में ज़्यादा आएगा? इसमें ज़्यादा आएगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें ये नंबर कम है और इसमें ये नंबर ज़्यादा है। और ये नंबर क्या है? ये है आपका ई एन ऑफ ओ। ये क्या है? ये है आपका ई एन ऑफ ओ। ठीक है, ये जीरो नहीं ओ है, ऑक्सीजन का है। और ये क्या है? ये उसका है जिसका बॉन्ड टूट रहा है। अभी फिलहाल इस केस में ये है ई एन ऑफ एच और ये है ई एन ऑफ ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ना, ई एन ऑफ एच कम है और ई एन ऑफ ए ज़्यादा है, वही तो लिखा है ना भाई। कैसे समझाऊँ? और समझ आया? आसान है यार, 2-3 बार वीडियो को आगे पीछे करके देखना, समझ आ जाएगा। नहीं है? कमेंट करना, समझाऊंगा दोबारा। देखते हो नहीं यार कोई, बड़ा अफसोस है, कोई वीडियो मतलब नहीं देखता। चलो इसी के बेस पे उल्टा बात करते हैं हम लोग, उल्टा बॉट करते हैं। इसके ऊपर वापस से आने वाले हैं, पर अभी थोड़ा सा सब्र रखो। अच्छा, यही रीज़न है कि जो नॉन मेटल होते हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच से ज़्यादा किसकी होगी? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एच से ज़्यादा नॉन मेटल्स की होगी। और यही रीज़न है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो ऑक्साइड्स हैं, जो वो ऑक्साइड बनाते हैं, और उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। रीज़न क्या है? कि जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हो जाएगी तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, H+ निकलेगा नहीं, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, मतलब वो अलग ही लेवल है, मतलब उसके बारे में बात नहीं करते। 2-4 ही हैं, ठीक है, तो आपको याद कर लेना है उसको एज एक्सेप्शन मान के। ठीक है, चलो अब अपने पास केस 2 है, ये सब मिटा दूँ। चलो ये सब पूरा मिटा देता हूँ, पीछे उछे करके मेरे को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। चलो अगला अपने पास है दूसरा, कि इफ, ऐसा लिखते हैं दूसरा, इफ AO बॉन्ड विल ब्रेक, है ना, बॉन्ड ब्रोकन। ये बी कैसे आज लिख रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिख रहा है? तो अगर सॉरी, इफ AO बॉन्ड ब्रोकन, अगर ए और ओ के बीच का बॉन्ड टूटता है, अच्छा टूटेगा कैसे? टूटने का रीज़न वही है कि भैया ए है, ये ओ है, ये एच है। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, यहाँ पे एच के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव रहेगा, ए के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और ओ के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। रीज़न क्या है? क्योंकि इनके बीच में होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अब ए और ओ का बॉन्ड कब टूटेगा? तभी टूटेगा जब यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है वो ज़्यादा हो, किसके कंपेरिजन में? यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है उससे, यानी एच के ऊपर जो चार्ज है उससे ज़्यादा चार्ज यहाँ पे ए पे हो, तो ए परेशान होकर इसको तो छोड़ के चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे चार्ज कब ज़्यादा होगा? जब डेल्टा EN इस पोर्शन का ज़्यादा होगा। वही याद करो ना, बॉन्ड पोलैरिटी याद करो, भूल जाते हो, याद करो इसको। बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा। चार्ज कब ज़्यादा होता है? जब डेल्टा EN ज़्यादा होता है, बात खत्म। चार्ज ज़्यादा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा, भूलना मत करो, पिछाएगा बेटा। तो यहाँ पे जो डेल्टा EN है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा। अरे कंपेरिजन कर रहा हूँ ना यार, कंपेरिजन, समझ रहे हो ना? हाँ, अब इसका डेल्टा EN ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें भैया, इसका तो फिक्स है, इसका अगर दोनों घटा रहे हो तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख दूँ EN, अगर आपको पिछला समझ में आया तो ही समझ में आएगा, EN ऑफ A, या ऐसे लिखो डेल्टा EN ऑफ AO, जैसे लिखते थे पिछले, वो ज़्यादा होगा कब? ज़्यादा हो डेल्टा EN ऑफ OH से। ए और ओ के बीच का जो बॉन्ड है वो ओ और एच के बीच का बॉन्ड, सॉरी, AO बॉन्ड कब टूटेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन AO ज़्यादा हो, किससे? EN बिटवीन OH से। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, दैट इज, इसका मतलब ये है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H ज़्यादा होगी। और ये बताओ, जनरली H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किनसे ज़्यादा होती है? मेटल से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? मेटल से। और यही रीज़न है कि अगर ये बॉन्ड टूटता है तो ये बनता है A+ और मिलता है हमको OH-।
और OH माइनस देने वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं। और यही रीज़न है कि जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर शो करते हैं अगर उनके हाइड्रोक्साइड हम बनाते हैं तो। इतना नोट करो, समझ आया? क्यों आपके जो मेटल्स होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स ना, जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और क्यों नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, समझ आया? अब जो एम्फोटेरिक वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो। नोट हो गया? चलो, तो एसिडिक की बात हो गई, बेसिक की बात हो गई। आपको याद करके रखना है कि कौन कौन से एम्फोटेरिक होते हैं, तो उसको आपको एक जुगाड़ बताया जाएगा, आप वो याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो जुगाड़ क्या है? बहुत ही आसान जुगाड़, बहुत ही आसान जुगाड़ है। चलो करके देखते हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक फॉर एम्फोटेरिक है ना, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की ट्रिक है, कौन सी है? जनाबे अली सबसे अच्छा, सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो यहाँ पे हो जाएगा, कैसे लिखते हैं? जनाबे अली, दोनों को मिला के लिखते हैं, ZANABE जनाबे, इसका हो गया अली, इसका लिखते हैं हम लोग सबसे, फिर अच्छा, और PB मतलब पंजाबी, और ये होता है आपका सॉन्ग, GA का गाया, और क्रोमियम का करो। इसमें यह याद रखिएगा, क्रोमियम में सिर्फ Cr+3 ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, ओनली Cr3। कि सिर्फ Cr3 जो है वही आपका एम्फोटेरिक ऑक्सीडेशन मतलब वो बनाता है, कब? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है बात? तो आप इतना नोट करो पहले। नोट हो गया? चलो, आज के लिए इतना रखने वाले हैं ना। कितना पढ़ोगे यार? बहुत पढ़ लिया। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है मेरी तरफ से। बाय, जाओ।